वैशाली नगर विधायक ने कैंप मंडल के अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को 5 वार्डों में प्रतिनिधि अपने बनाए हैं और उनका खास मकसद यह है कि ये प्रतिनिधि जो है विधायक प्रतिनिधि वो वहाँ के पार्षदों और छाया पार्षदों की मदद से जो जनहित के कार्य हैं और वहाँ की जो जन समस्याएं हैं उस पर नज़र रखेंगे, जनहित के कार्य करेंगे। खासतौर पर यह है कि मोदी की गारंटी और जो घोषणा पत्र के जो मुद्दे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए खास तौर पर निगाह रखेंगे। जिन वार्डों में प्रतिनिधि बनाए गए हैं वो इस तरह से हैं। वार्ड नंबर 28 प्रेम नगर है, यहाँ पर अनुज यादव को विधायक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वार्ड 29 जो कि वृंदा नगर है, वहाँ पर वी अप्पा राव विधायक प्रतिनिधि बनाए गए हैं। इसी तरह वार्ड 31 में जो कि मदर टेरेसा नगर है, वहाँ पर सर्वजीत कौर को उन्होंने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। साथ ही अन्य वार्ड हैं, जो वार्ड नंबर 32 जिसमें बैकुंठ धाम है, राजेश प्रसाद वहाँ से विधायक प्रतिनिधि बनाए गए हैं। और वार्ड नंबर 33 संतोषी पारा है, वहाँ पर सोहन लाल देवांगन को ये जिम्मेदारी दी गई है। और देखने के आने वाले समय में वैशाली नगर के जो विधायक प्रतिनिधि जो 5 लोग हैं आम जनता के लिए कितने कारगर सिद्ध हो सकते हैं। आखिरकार जैसा कि अनुमान था कि ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों की यह हड़ताल ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, केंद्र शासन निसंदेह इस पर संज्ञान लेगा और इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कदम अवश्य उठाएगा। और ऐसा ही हुआ। सिर्फ 2 दिन की हड़ताल पे ही केंद्र सरकार के बाद समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं जो है तीर गलत दिशा में जा रहा है और इसका आने वाले समय में भी, क्योंकि 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी है, उस पर भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ऐसी किसी आशंकाओं के मद्देनजर कल शाम को यानी 2 जनवरी की शाम को आनंद फानंद में होम सेक्रेटरी अजय भल्ला के साथ अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदन ने और उनके साथियों ने एक बैठक की और उसके बाद ये तय हुआ हिट एंड रन कानून जो जिसको लेकर के भी चर्चा चल रही है वो फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। जहां दोस्तों केंद्रीय गृह सचिव होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने इस बात का आश्वासन दिया है और ये कहा है कि जब भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 जिसका कि उल्लेख किया गया हिट एंड रन केस में अभी फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्होंने तमाम लोगों से, परिवहन के लोगों से, ट्रांसपोर्टरों से, ड्राइवरों से, ये जो कल संगठन के लोग जो गए थे खास तौर पर, इनसे उन्होंने प्रॉमिस किया कि जब भी कभी इसको लागू करने की दिशा में बात की जाएगी तो उसके पहले आप लोगों से बात की जाएगी। और उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि आने वाले समय में सरकार निसंदेह इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अमेंडमेंट जरूर करेगी। बहरहाल चूंकि 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है इसलिए फिलहाल तो ये कानून लागू होने से टल गया है, लेकिन ये भी है कि आने वाले समय में जब भी अगर एज इट इज इसको लागू किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक बार फिर विरोध उठेगा। इसलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं संशोधन अवश्य करेगी। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। आपको याद होगा कि कृषि कानून जो 3 रोज थे जिनको लेकर के 14 महीने तक किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरी में लगभग 400 से ज़्यादा किसानों की मौत के बाद सरकार जागी थी। और चूंकि उस समय चुनाव भी नहीं था इसलिए शायद वो 14 महीने हड़ताल चल भी गई, लेकिन 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने आनंद फानंद में इस फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है, जिसकी वजह से ड्राइवरों में, ट्रांसपोर्टरों को ऐसा लगता है कि उनकी बड़ी जीत है। और निसंदेह आने वाले समय में इस बात को लेकर जागरूकता जब और बढ़ेगी, क्योंकि ये कानून सिर्फ ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों के लिए नहीं है, ये तो आम जनता के लिए भी है। इसलिए आम जनता में भी जब जन जागरण होगा और जब भी इस कानून को लागू करने का यदि प्रयास किया गया इसी स्थिति में, तो एक बार फिर कहीं ना कहीं से जन आक्रोश जरूर उभरेगा, ऐसा माना जा सकता है। अब हम एक खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट की आज पहली बैठक हो रही है, जिसमें तमाम 12 मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। इसके पहले जो 2 बैठकें हुई हैं उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ शामिल होते थे, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल के गठन के बाद ये पहली बैठक है जो कि महानदी भवन रायपुर में चल रही है। दोपहर 3 बजे बैठक स्टार्ट हुई है। ये माना जा रहा है कि उसमें
जो जिन खास मुद्दों पर चर्चा होनी है उसमें एक तो महतारी वंदन योजना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल है, जिसमें 1,000 रुपये महीना महिलाओं को देने का वादा उन्होंने किया था। उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये एक मुद्दा रहेगा। उसके अलावा CGPSC में जो भर्ती हुई है उसमें जो घोटालों का एक बड़ा मामला सामने आया था और ये मांग की थी भारतीय जनता पार्टी ने उस समय कि इसकी जांच CBI से कराई जाए। उस मामले पे भी संज्ञान लेते हुए उस पर भी फैसला लिया जा सकता है। उसके अलावा एक मामला और था जिसमें भूपेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान CBI को छत्तीसगढ़ में प्रवेश पर रोक लगा कर रखी थी। तो जैसा एक नियम है कि CBI किसी भी राज्य की सरकार की मर्जी के खिलाफ वहां नहीं जा सकती किसी मामले की जांच के लिए। अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई है, तो ये माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट में उस मुद्दे को भी ला करके उस जो रोक लगाई गई थी पिछली सरकार द्वारा उसको हटाया जा सकता है। एक मामला और है जो ये है कि SI की भर्ती बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, सरकार उस पर भी निर्णय ले सकती है। उसके अलावा कुछ अन्य मामले हैं जो कि विभिन्न मंत्रियों के दिल दिमाग में होगा। तो देखना यह है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में जो पहली औपचारिक बैठक है जिसमें सारे मंत्री शामिल हो रहे हैं और कौन कौन से प्रस्ताव पारित होते हैं और कौन कौन सी योजनाओं पर अमल करना शुरू हो जा रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है तमाम अधिकारियों को जो घोषणा पत्र के जो वादे हैं और मोदी की गारंटी है उसको मिला जुला करके उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, ये आज की बैठक का मुख्य विषय हो सकता है। अब एक खबर दिल्ली से। ED की तीसरी नोटिस के बावजूद आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ED के दफ्तर नहीं गए, बल्कि वो एक चुनाव के प्रचार में निकल गए। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो नोटिस भेजी जा रही है वो गैर कानूनी है। एक तरह से कहा जाए आम आदमी पार्टी ने साफ तौर से बगावत का बिगुल एक दिन से फूका हुआ है, क्योंकि जब जब आम आदमी पार्टी के नेता ED के दफ्तर गए हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं ED की जो टीम है एक्शन में आ गई है और उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उसके बाद अभी संजय सिंह, मनीष सिसोदिया कम से कम 7-8 महीने से जेल में बंद हैं और उसके अलावा जो संजय सिंह है जो उनके प्रवक्ता रहे हैं ये भी अक्टूबर के महीने से अंदर है। इसी तरह एक मामला हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं, जो झारखंड का है मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ भी ED ने लगातार 8 नोटिसें भेजी हैं। हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं भी अभी तक ED के दफ्तर नहीं गए हैं। आने वाले समय में केजरीवाल और हेमंत सोरेन ED के खिलाफ किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। इस बीच एक खबर हेमंत सोरेन की और है, वो ये कि खनन मामले में झारखंड में छापेमारी चल रही है और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि ED के माध्यम से या अन्य जांच एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार हेमंत सोरेन उनको अपना लगातार शिकंजा कसते जा रही है और उससे कहीं ना कहीं वो पीड़ित भी हैं। और एक चर्चा चल रही है कि जिस तरह आज से लगभग 25 साल पहले या 25 साल से भी कुछ ज़्यादा हो गया हो, ऐसे ही चारा जैसे कई घोटालों की जांच के दौरान जब लालू यादव पर शिकंजा कसा गया था तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इसलिए ये चर्चा भी चल रही है कि हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकते हैं। इस बारे में आज एक बैठक हो रही है विधायक दल की झारखंड में, देखना है कि उसमें क्या फैसला निकलता है। अब ये खबर है अयोध्या से, जहां पर 22 तारीख को यानी 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसके बाद एक मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी ने इसमें चला है, वो ये है कि 25 जनवरी से लेकर के 25 मार्च तक यानी लगातार 2 महीने तक जितने भी प्रदेश है वहां से लगभग 50,000 लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराया जाएगा। हर दिन लगभग 50,000 दर्शनार्थी उनको लोग लाएंगे और उनके यहाँ पर राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। ये सिलसिला 2 महीने तक चलेगा और ये तमाम प्रदेश के जो उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वहाँ के लोग जो भी अयोध्या की यात्रा करना चाहते हैं, अयोध्या में दर्शन करना चाहते हैं, उनको बाकायदा ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से ला करके उनको दर्शन कराए जाएंगे। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हर दिन लगभग 50,000 दर्शनार्थियों को भगवान राम के दर्शन कराए जाएंगे। देखना है कि आने वाले समय में काम किस तरह से अंजाम दिया जाता है और इसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को कितना होता है। अब एक खबर है छत्तीसगढ़ से, वो राजधानी रायपुर की है। नवगठित मंत्रिमंडल है, उनके तमाम मंत्रियों को उनके बंगले आवंटित कर दिए गए हैं। आपको जैसे मालूम है, खासतौर पर आज जो बंटवारा हुआ उसमें डॉक्टर रमन सिंह जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनको वर्तमान जो CM हाउस है उनको डॉक्टर रमन सिंह को आवंटित किया गया है। वो A1 है सिविल लाइन शंकर नगर का। उसके अलावा जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनमें अरुण साव, उनको D8 दिया गया है सिविल लाइन में और ये वो बंगला है जो पहले उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव को आवंटित था।
इसी तरह जो दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हैं उनको C3 दिया गया सिविल लाइन में, और ये वो बंगला है जो मोहम्मद अकबर को, जो वन मंत्री थे, उनको दिया गया था। आपको याद होगा कि कवर्धा में मोहम्मद अकबर को ही हराकर विजय शर्मा विधायक बने हैं कवर्धा से, और आज सामान्य प्रशासन विभाग ने विजय शर्मा को वही बंगला आवंटित किया जो पहले मोहम्मद अकबर के पास आवंटित था। इसी तरह बृजमोहन अग्रवाल जो सीनियर लीडर, उन्हें B5/1 पुराना कमिश्नर बंगला अलॉट किया गया है। राम विचार नेताम, इनको C5 सिविल लाइन आवंटित किया गया है। दयालदास बघेल को B5/5 जो कि धरोहर के नाम से जाना जाता है, जेल रोड 1 कॉलोनी में है, ये उनको आवंटित किया गया है। केदार कश्यप को शंकर नगर में C4 आवंटित किया गया है। श्याम बिहारी जायसवाल जो कि स्वास्थ्य मंत्री है वर्तमान शासन में, उनको C2 शंकर नगर आवंटित किया गया है। OP चौधरी को D5/9 शंकर नगर आवंटित किया गया है। लखनलाल देवांगन, इनको शंकर नगर में ही C4 आवंटित किया गया है। लक्ष्मी राजवाड़े, इनको D7 शंकर नगर आवंटित किया गया है। टंकराम वर्मा को B5/10 शंकर नगर आवंटित किया गया है। और जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदलपुर के विधायक किरण देव को B5/12 सिविल लाइन आवंटित किया गया है। अब बारी है चरणदास महंत और भूपेश बघेल की, जो कि चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, उनको E1 सिविल लाइन आवंटित किया गया है। और सिविल लाइन में ही भूपेश बघेल को, चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री भी है, ये बंगला आवंटित किया गया है। तो इस तरह बंगलों का बंटवारा हो चुका है। बहुत जल्द सारे मंत्री अपने अपने बंगलों में शिफ्ट होकर जो कामकाज है उसको सुचारू रूप से शुरू कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ BD निज़ामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी एक खबर आपको कैसे लगे इस पर अपनी राय अवश्य दें, और हमारे इस खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।